बाबूलाल और गोपीचंद। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में बाबूलाल नाम का एक सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक ही बेटी थी, सुशील और सुंदर स्वभाव की। बाबूलाल का जीवन साधनों से भले ही संपन्न ना था, पर वह अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। दूसरी ओर उसके पड़ोस में गोपीचंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, जो उतना ही स्वभाव से चालाक, स्वार्थी और लालची था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, पर फिर भी पड़ोस में रहने के कारण उनका आपस में कभी कभार मेलजोल बना रहता था। बाबूलाल की बेटी की शादी तय हुई। शादी का खर्च उसके सामर्थ्य से अधिक था, पर एक पिता होने के नाते वह अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। ऐसी स्थिति में बाबूलाल ने मजबूरीवश गोपीचंद से 1000 रुपये उधार लिए। गोपीचंद ने पैसे तो दे दिए, पर उसने भीतर ही भीतर सोचा, यह पैसा लौटाना इस गरीब के लिए आसान नहीं होगा, और अगर नहीं लौटा पाएगा तो इसका घर मकान मेरे हाथ लग जाएगा। उसकी नीयत साफ तौर पर खराब थी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। कुछ समय बीतने के बाद गोपीचंद ने बाबूलाल से अपना उधार मांगा। बाबूलाल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, आपका एक एक पैसा लौटाऊंगा, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन गोपीचंद पहले से ही बाबूलाल को फंसाने की योजना बना चुका था। उसने गुस्से से कहा, मैंने सोचा था कि तुम ईमानदार आदमी हो, पर लगता है कि तुम भी बाकी लोगों जैसे हो, अब बहाने बना रहे हो। बाबूलाल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं आपका पैसा अवश्य चुका दूंगा। मैं बेईमान नहीं हूं, बस थोड़ा समय और दीजिए। पर गोपीचंद की नीयत तो घर हड़पने की थी। उसने कहा, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो मेरे साथ अदालत चलो। न्यायाधीश के सामने लिखकर दो कि तुमने अपने मकान को कर्ज के बदले मेरे पास गिरवी रखा है। यह सुनते ही बाबूलाल सब समझ गया। वह जान गया कि गोपीचंद का इरादा उसकी मुश्किल का फायदा उठाकर उसका घर हथियाने की है। लेकिन बाबूलाल भी बुद्धिमान था। उसने कहा, सेठ जी, अदालत चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप भरोसा रखिए, मैं कर चुका दूंगा। लेकिन गोपीचंद तस से मस न हुआ। उसकी जिद थी कि बाबूलाल अदालत में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे। मजबूरन बाबूलाल ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर आप कहते हैं तो मैं अदालत चलने को तैयार हूं, पर समस्या ये है कि मेरे पास वहां जाने के लिए न घोड़ा है और न बैलगाड़ी। बाबूलाल की बात पूरी होने से पहले ही गोपीचंद बोल पड़ा, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, तुम बस चलने की तैयारी करो। बाबूलाल बोला, अच्छा सेठ जी, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। इतने फटे पुराने कपड़ों में अदालत जाना ठीक नहीं लगेगा। वह भी मैं दे दूंगा, मेरे कपड़े पहन लेना। गोपीचंद ने जल्दी से कहा, पर सिर पर बांधने के लिए पगड़ी? बाबूलाल ने पूछा। पगड़ी भी मेरी ले लेना, गोपीचंद ने चिढ़ते हुए कहा। बाबूलाल अभी रुका नहीं। उसने कहा, सेठ जी, एक अंतिम बात, मेरे पास जूते भी नहीं हैं। गोपीचंद मन ही मन खुश होते हुए बोला, जूते भी मेरे पहन लेना। अब जल्दी करो और चलने की तैयारी करो। उसके मन में यह भाव था कि जैसे जैसे बाबूलाल उसकी चीजें पहनता जा रहा है, वैसे वैसे वह बाबूलाल को अपनी पकड़ में आता हुआ महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में बाबूलाल ने सेठ गोपीचंद के साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, सिर पर उसकी पगड़ी, पैरों में जूते, और फिर वह उसी के घोड़े पर बैठकर अदालत के लिए चल पड़ा। देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे बाबूलाल नहीं बल्कि गोपीचंद खुद निकल पड़ा हो। अदालत में जब बाबूलाल का नाम पुकारा गया तो वह शांति से न्यायाधीश के सामने जाकर खड़ा हो गया। गोपीचंद भी वहां पहुंच चुका था और उसकी चालाक आंखों में जीत की चमक थी। बाबूलाल ने न्यायाधीश को प्रणाम किया और बोला, मान्यवर, सेठ गोपीचंद का कहना है कि मेरा घर, मेरी संपत्ति, सब कुछ उनका है। इसी बात को लेकर ये मुझे परेशान करते रहते हैं। आज ये मुझे जबरन अदालत में भी खींच लाए हैं। कृपा करके मुझे सेठ जी से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दें। न्यायाधीश ने तुरंत अनुमति दे दी और गोपीचंद को बुलाया गया। बाबूलाल ने शांत स्वर में पहला प्रश्न पूछा, सेठ जी, मेरे सिर पर जो पगड़ी बंदी है वह किसकी है? गोपीचंद गर्व से बोला, मेरी है। अदालत में बैठे लोग मुस्कुराए। दूसरा प्रश्न, और जो कपड़े मैंने पहने हैं वे किसके हैं? गोपीचंद ने और जोर से कहा, मेरे हैं। और किसके होंगे? अब अदालत में मौजूद कई लोग हंस पड़े। तीसरा प्रश्न, और मेरे पैरों में जो जूते हैं वे किसके हैं?
गोपीचंद ने ऊंची आवाज में कहा, वे भी मेरे ही हैं। अदालत में ठहाके गूंजने लगे, पर बाबूलाल अभी रुका नहीं था। चौथा प्रश्न, और जिस घोड़े पर बैठकर मैं आज कचहरी आया हूं, वह किसका है? अब गोपीचंद जैसे अपनी ही बातों में फंस गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वह घोड़ा भी मेरा ही है। पगड़ी, कपड़े, जूते, घोड़ा सब मेरा है। इस पर अदालत में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सेठ आखिर अपने मुंह से क्या क्या स्वीकार कर रहा है। न्यायाधीश ने गोपीचंद की बातों को ध्यान से सुना और गंभीरता से बोले, सेठ जी, आप जो व्यक्ति अपने पहने हुए कपड़ों और घोड़े तक का स्वामित्व साबित करने में ऐसे गर्व से लगे हैं, वह अपने मुकदमे में किस तरह बुद्धिमानी की उम्मीद कर सकता है? आप जिस व्यक्ति को अदालत तक लाने के लिए अपनी सारी चीजें दे आए, वही आपका रोनी कैसे होगा? न्यायाधीश ने आगे कहा, यह मुकदमा अदालत की दृष्टि में पूर्णतः निराधार है। आप केवल इस व्यक्ति को परेशान करना चाहते थे। यह अदालत इस मुकदमे को तुरंत खारिज करती है। गोपीचंद का चेहरा लटक गया। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गईं। वह समझ चुका था कि बाबूलाल की सूझबूझ के सामने उसकी बुद्धि कुछ भी नहीं। बाबूलाल शांत मुस्कान के साथ अदालत से बाहर निकला। लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सचमुच आपने अपनी बुद्धि का अद्भुत परिचय दिया है। उस दिन के बाद गोपीचंद ने कभी बाबूलाल के घर या उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। बाबूलाल ने अपने बुद्धि, धैर्य और सरल विवेक के बल पर न केवल अपनी संपत्ति बचाई, बल्कि एक धूर्त व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब भी दे दिया। कभी कभी धूर्त व्यक्ति को उसकी चालों में हराने के लिए बुद्धि, धैर्य और सही समय पर सही बात कहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए ठाकुर ब्रदर्स वाइन्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।